आप देख रहे हैं एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल पे हम देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम क्लास 10 की जो साइंस या विज्ञान की जो एनसीईआरटी है, जिसका चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये पार्ट 3 है। जिससे पहले यदि आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो पहले दोनों पार्ट को देखिएगा, फिर इसके बाद आप पार्ट थर्ड में देखिए। तो ये पार्ट देखने से पहले कृपया करके आप पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख लीजिएगा। तो फिर हमने जहाँ से हमारे जो रह गया था उसके हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। और यदि एक चीज़ और कर लीजिएगा, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और जिससे कि मेरी जो भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि आज जो चैप्टर फर्स्ट का ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 इसको आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट में यह क्रिस्टल है, फेरस सल्फेट में क्या क्रिस्टल है जो हरे रंग के रंग में परिवर्तित होती है। मतलब कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, वह हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। सल्फर के दहन के पश्चात अभिक्रिया अभिलाक्षणिक या विशिष्ट गंध की सूंघ सकते हैं। मतलब कि इसमें इसको जैसे वो करते हैं, इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या है, एक विशेष प्रकार की इसमें से गंध निकलती है, या इसे सूंघ कर देख सकते हैं। जैसे कि अब इसका समीकरण देख लें हम, फेरस सल्फेट और फेरस ऑक्साइड का। फेरस सल्फेट का समीकरण क्या है, 2FeSO4 और S इसमें क्या है कोष्टक में। ये किसका सूत्र है, ये फेरस सल्फेट का। इज इक्वल टू क्या निकलती, फिर इसको जलाने से ऊष्मा निकलती। ऊष्मा निकलने के बाद जब ये जल जाता है, जलने के बाद ये क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड। तो इसका फार्मूला देखें हम, Fe2O3S क्या है कोष्टक में, प्लस SO2G कोष्टक में प्लस SO3 कोष्टक में G। तो ये क्या हो गया, ये पूरा फेरिक ऑक्साइड क्या बन गया, ये फेरिक ऑक्साइड। क्या आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक छूट, यानी कि जो एकल अभिकर्मक है वह क्या होते हैं, वह टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा उत्पाद रहता है, जब वह टूट जाता है तो वह कैसे क्या हो जाते हैं, वह छोटे छोटे उत्पाद में उत्पन्न या छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। फिर इसका यह एक वियोजन अभिक्रिया क्या है, यह एक वियोजन अभिक्रिया। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल में त्याग देते हैं, और फिर क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है, वह रंग के रूप में बदल जाता है, जिसे हम फेरस या फेरस ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड के या सल्फर ऑक्साइड SO2 या सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3 या में वियोजित हो जाती है, जिसमें कि फेरिक ऑक्साइड ठोस में, जिसके कारण कि यह जलने के कारण यह इस तरह की क्रिया होने के बाद क्या बन जाती है, फेरस ऑक्साइड बनती है, और फिर यह SO2 या SO3 की गैस ये इसमें निकलने लगती है। और फिर देखें हम, ऊष्मा देने पर कैल्शियम जो कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड का ऊष्मा देने पर कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कैसी क्या हो जाती है, वियोजित होकर यह एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, ये वियोजन अभिक्रिया जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य उद्योगों में, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड में बुझे हुए चूना कहते हैं। ये किस में होते हैं, बुझे हुए चूना में, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर इसमें अनेक प्रकार के उद्योगों में, सीमेंट में इसका निर्माण और ऊष्मा के वियोजन या ऊष्मी वियोजन भी कहते हैं। कहाँ पर होता है इनका उपयोग केवल सीमेंट के निर्माण में होता है, जिससे ऊष्मा के रूप में, किसमें, ऊष्मा के रूप में इस अभिक्रिया को ऊष्मी अभिक्रिया होता है। ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, वियोजन हो जाती है। वियोजन होने के कारण इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसका फार्मूला देख लें, चूना बुझे हुए चूना
चूना पत्थर और फिर बुझा हुआ चूना। CaCO3 कोष्टक में S इज इक्वल टू, फिर उसमें निकलती CaO कोष्टक S प्लस CO2 कोष्टक में क्या है G। तो इस तरह से कौन सा फार्मूला हुआ है, बुझा हुआ जो चूना का फार्मूला है, और ये क्या है चूना पत्थर है। उसमें वियोजन अभिक्रिया का एक क्या है, एक उदाहरण देकर हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं। क्रियाकलाप में एक क्वथन नली पर 2 ग्राम लेट लीजिए। लेट नाइट्रेट का चूर्ण लीजिएगा। चिमटे की सहायता से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला में, एक लैंप है, लैंप में आप क्या कर सकते हो, उसको गर्म कर सकते हो और आप देखिएगा कि परिवर्तन में किस प्रकार से इनका परिवर्तन। ये सबसे पहले एक प्लेट बनाइए, फिर स्टैंड बनाइए, स्टैंड बोले तो बर्नर है, फिर लेड नाइट्रेट रखिएगा, फिर एक क्वथन नली रखिएगा, फिर परख नली को आप एक चिमटे की सहायता से पकड़ करके उसको गर्म कीजिएगा। इस तरह से नाइट्रेट का तापमान या नाइट्रेट ऑक्साइड में ऊर्जा में उत्सर्जित होगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बुझे हुए चूना किस प्रकार से उत्सर्जित होता है, और यह नाइट्रेट ऑक्साइड या NO2 से धुआं के रूप में इस अभिक्रिया में प्राप्त होता है। जैसे कि 2IPV कोष्टक NO3 कोष्टक 12S, फिर यहाँ इज इक्वल टू तापमान होता है 2IPVOS प्लस 4NO2 इज यानी कि कोष्टक में G प्लस O2 कोष्टक में G। एक यहाँ लेट नाइट्रेट है, लेट ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्साइड। इस तरह से आप इनको अभिक्रिया विघटित करके इस अभिक्रिया में आप यहाँ पर की अपघटन इनका अभिक्रिया का करें, किस तरह से करते हैं। तो हम देखें अब इसके क्रियाकलाप में कि किस तरह से इनको प्रदर्शित किया जाता है। क्रियाकलाप 1.7, तो हम इसमें देख, एक प्लास्टिक के मग लीजिएगा और फिर इसकी पतली छिद्र में रबड़ रख दीजिएगा और फिर छिद्रों में क्लोराइड डाल दीजिएगा, जैसे कि 1.6 में दर्शाया गया। फिर इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से इसे जोड़ दीजिएगा और फिर मग को इतना जल डाल दीजिएगा इलेक्ट्रोड में कि तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल में की बूंदे इसमें, तंतु में किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल की इसमें कुछ बूंदे डालीजिएगा। जल से भरे आकांक्षिक या परख नली में इलेक्ट्रोड को उल्टा दीजिएगा, मतलब जो जग है जग में परख नली जो इलेक्ट्रोड है उसको क्या कर दीजिएगा, उल्टा दीजिएगा और फिर इसमें प्रवाहित जल के उपकरण को थोड़ी देर के लिए आप जो जल में प्रवाहित जो उपकरण है उसको जल में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। दोनों इलेक्ट्रोड के बुझे हुए चूना, मतलब कि जो इलेक्ट्रोड है इनको बुझे हुए चूना की रबड़ नली पर विस्थापित कीजिएगा। जी ये रबड़ नली इन पे क्या कीजिएगा, इनको विस्थापित कीजिएगा और फिर क्योंकि परख नली को एकत्रित गैस करके आयतन में इसमें समान कीजिएगा। यहाँ से क्या करते हैं, इसको बैटरी से इसके इलेक्ट्रोड करके, कैथोड एनोड है और कैथोड है स्विच है, स्विच को ऑन करेंगे जिसमें से क्या करेगा यह ग्रेफाइट रेड रबड़ और इसमें वैंड जल इसमें परख नली है और ऑक्सीजन। इस तरह से आप यहाँ देख, और फिर इसमें जब 2 परख नली को आपस में यानी कि गैस भर जाए तो सावधानी पूर्वक इन्हें, मतलब कि जो 2 परख नली है उनको जब उनमें गैस भर जाता है तो उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लीजिएगा। जब परख नली में मोमबत्ती की 2 परख नली के मुंह पर ऊपर लाकर इसमें गैसें को जांच कीजिएगा। इसमें सावधानी जब चरण आने की चरण है जो शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, जिसमें कि दोनों परिस्थितियां इसमें क्या होती है, दोनों परख नली में कौन सी गैस उपस्थित है, आप यहाँ पर उनको जांच कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश, चाइना डिश, सिल्वर क्लोराइड। डायना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिएगा। इसका रंग क्या है, इसकी चाइना डिश में थोड़े से देर के लिए सूर्य के प्रकाश पर छोड़ दीजिएगा। देरी के पश्चात इसमें क्लोराइड का रंग फिर इसमें देखिएगा, मतलब कि जो क्लोराइड है उसमें रखिए जिससे सूर्य का प्रकाश आता है। सूर्य का प्रकाश आने के बाद वो है सिल्वर चाइना डिश में जब वो है उन चीज़ों को रखते हैं तो फिर सिल्वर क्लोराइड किस तरह से वह परिवर्तित हो जाती है, आप यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की सहायता से देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग सिल्वर नाइट्रेट यानी कि जो धूसर हो जाता है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश उसमें सिल्वर नाइट्रेट पड़ता है तो वह कैसा हो जाता है, वह धूसर हो जाता है। प्रकाश उपस्थित सिल्वर क्लोराइड को क्लोरीन में किस तरह से विभाज्य यानी कि वियोजन करने के कारण ऐसा होता है, किसके कारण होता है, वियोजन के कारण। फिर इसमें 2AgClS सूर्य के प्रकाश 2Ag कोष्टक S प्लस Cl2 कोष्टक G सिल्वर ब्रोम यानी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड में इस तरह की अभिक्रिया को आप यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं।
2AgBr कोष्टक है सूर्य प्रकाश 2AgS प्लस BrG ऊपर दिए गए अभिक्रिया में इसमें प्रयोग स्वयं या श्वेत फोटोग्राफी में कीजिएगा और किस प्रकार की ऊर्जा इसका कारण वियोजन की अभिक्रिया होती है। तो आप यहाँ पर उनको देख सकते हैं। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार यानी कि तोड़ने से ऊष्मा क्या होती है, इसमें परिवर्तित हो जाए ऊष्मा प्रकाश में विद्युत ऊर्जा यानी कि आवश्यकता होती है। किसमें? जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब जो ऊर्जा है अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब कि जो है अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए हम क्रियाकलाप, एक परख नली में 2 ग्राम बोरियम ऑक्साइड लीजिएगा, 1 ग्राम अमोनिया क्लोराइड डालकर कांच की एक छड़ लीजिएगा यानी कि मिलाइएगा, जिसमें हथेली में परख नली के निचले सिरे पर जो यानी छुइए और फिर कैसा महसूस होता है आप उसमें देख सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ प्रश्न है। प्रश्न एक्स के विलयन में सफेद रंग क्यों यानी कि करने के लिए होता है? एक्स का नाम, इसका सूत्र लिखिए, आई लिखें और एक्स के ऊपर की अभिक्रिया को दर्शाएं। इस तरह से आप यहाँ पर इनको देखकर इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हम देखें अब सीधे हम विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्रियाकलाप 1.9 में आप यहाँ देख सकते हैं। लोहे में 3 प्रकार के यानी कि 3 कील लीजिएगा और इन्हें रेगमार से ऊपर रगड़कर साफ कीजिएगा। ए तथा बी में चिन्हित कीजिएगा। 2 परख नली के प्रत्येक में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन भी लीजिएगा। फिर इसमें अगला देखें हम 2 कीलें को धागे में बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली में बी के कॉपर सल्फेट विलयन में 20 मिनट तक डुबोकर रख दें और फिर 1.8 में तुलना में इसमें कील रखकर अलग रख सकते हैं। 20 मिनट के पश्चात दोनों कीले कॉपर सल्फेट या विलयन के बाहर निकाल लीजिएगा। फिर इसमें परख नली ए और परख नली बी के बीच में आप कॉपर सल्फेट विलयन के नीले रंग की तुलना में कीजिएगा। कॉपर सल्फेट विलयन डूबी कीले की तुलना में यह काफी रखी हुई कील होती है। जैसे कि आप इसका एक स्टैंड देख सकते हैं, फिर इसमें स्टैंड लगा और फिर इसे कीप की सहायता से ऊपर परख नली को क्या कर दिया जाता है, इसको कर दिया जाता है। फिर परख नली धागा डालते हैं, फिर इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन होता है और लोहे की इसमें 2 रॉड डालते हैं, ये कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर डूबी हुई रॉड को। और फिर इसमें नेक्स्ट में देखें हम, इसमें इनको अलग तरह से दर्शाया गया है। लोहे की कीलें हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में किस तरह से लोहे की कीलें को डाला गया है। फिर कॉपर सल्फेट का विलयन ए और अभिक्रिया मिश्रण परख नली बी, इसमें आप यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन देख सकते हैं और फिर इसमें अभिक्रिया का मिश्रण है और परख नली, ये क्या परख नली स्टैंड है और ये परख नली है। फिर इसमें यहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अब देखें हम लोहे की कीलें का रंग भूरा क्यों हो जाता है? कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्यों मलिन पड़ जाता है, मतलब कि यह किस तरह से लोहे का रंग भूरा पड़ जाता है, किसके कारण? कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोहे का कील का रंग भूरा क्यों होता, किस कारण से होता, और जो सल्फेट का विलयन भी मलिन क्यों हो जाता, आप इस सब क्रिया में यहाँ देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट FeS कोष्टक में है प्लस CuSO4 AQ, ये किसका हुआ? कॉपर सल्फेट का, इज इक्वल टू, अब हम देखें किसका, हम देखें आयरन सल्फेट का, FeSO4 AQ कोष्टक, ये क्या हुआ? आयरन सल्फेट प्लस Cu कोष्टक S। आप यहाँ इनको देख भी सकते हैं। और फिर सब क्रिया में लोहे के आयरन कॉपर सल्फेट में विलयन में यानी कि विस्थापित कर दिया या हटा दिया जाता है और अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से इनको हटाने वाले को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया के अन्य उदाहरण भी हैं। Zn कोष्टक S प्लस CuSO4 AQ ZnSO4 AQ प्लस CuS 1.5 कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, Pb कोष्टक S प्लस CuCl2 AQ प्लस PbCl2 AQ प्लस CuS कॉपर सल्फेट और लेड सल्फेट।
लेड क्लोराइड। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व वे कॉपर को उनके यौगिक में विस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोरियम क्लोराइड के विलयन की एक युक्त परख नली है और सोडियम सल्फेट विलयन की युक्त एक परख नली है, जिसमें कि आप यहाँ इनको देख भी सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हम इन क्रियाकलाप को देखें। एक परख नली में 3 ml क्या लीजिएगा, सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिएगा। एक परख नली में 3 ml बोरियम क्लोराइड लीजिएगा। दोनों को इस तरह से आप यहाँ मिलाइएगा। तो अब देखें हम इनको किस तरह से इस अभिक्रिया में श्वेत रंग पदार्थ का निर्माण करते हैं और इस तरह से अविलेय पदार्थ को अवशेष कहते हैं, अविलेय पदार्थ के अवशेष कहते हैं और इस अभिक्रिया में का निर्माण अवशेषण की अभिक्रिया कहलाती है। Na2SO4 AQ प्लस BaCl2 कोष्टक में AQ इज इक्वल टू BaSO4 कोष्टक में S प्लस 2 NaCl AQ। ये सोडियम सल्फेट है, बोरियम सल्फेट, बोरियम क्लोराइड है, बोरियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है। ऐसा क्यों? Ba² प्लस 2SO4 स्क्वायर 2 माइनस अभिक्रिया BaSO4 अभिक्रिया का निर्माण करके एक नए उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है, जो विलयन में रहता है और अभिक्रिया जिनके अभिकारों के बीच में आयन का आदान प्रदान या द्विविस्थापन कहलाते हैं। अभिक्रिया के ध्यान दें, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड विलयन में मिश्रण। अवशेष किस रंग का है और यह अभी अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं। अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या यह द्विविस्थापन है? अब देखें हम उपचयन एवं अपचयन। क्या है उपचयन और क्या है अपचयन? चायनाडी से 1 ग्राम कॉपर पूर्ण चूर्ण लीजिएगा जिसमें और उसे गर्म कीजिएगा और क्या आप देख सकते हैं, जैसे कि हम देखें कॉपर चूर्ण युक्त मतलब कि कॉपर में चूर्ण रख दीजिएगा, फिर जाली है, फिर तिपाही है और फिर बर्नर लैंप की सहायता से उसको जलाकर देखिएगा। कॉपर सल्फेट के यानी कि कॉपर का चूर्ण कॉपर ऑक्साइड सेकंड की परख नली में चढ़ जाती है और फिर यह काला पदार्थ मतलब जब यह जलने लगती है वह कैसा पदार्थ छोड़ने लगती है, वह काला पदार्थ छोड़ने लगती है। फिर कॉपर ऑक्साइड सल्फेट ऑक्साइड का योग से बना है। 2CO प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO तापन है। यदि इस पदार्थ को गर्म पदार्थ CuSO4 के CuO के हाइड्रोजन परमाणु गैस में प्रभावित हो जाए तो सतह काली पड़ जाती है, भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि यह स्थिति विपरीत अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। CuO प्लस H2O क्या हुआ, ये तापन। फिर इसके बाद Cu प्लस H2O इसका निर्माण हो जाता है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इस अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो कहते हैं कि इसका अपचयन होता है। मतलब कि जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो समझा जाता है कि इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ और यह अभिक्रिया में उसका उपचयन हुआ मतलब कि जब किसी पदार्थ में, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसे क्या, उपचयन। मतलब कोई पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उपचयन। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ह्रास होता मतलब कि ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, इसमें ह्रास मतलब कि अधिक खर्च हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, अपचयन। सीधी सिंपल तौर पे आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर इसके आगे की चर्चा हम पार्ट 4 में करेंगे। तो सेशन कैसा लगा, सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको।